नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 11 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। कल देखो आपका एग्ज़ाम हो गया और जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ, जिनके मार्क्स भी अच्छे बन रहे हैं आंसर की से मैच करने पर, उनको तो देखो अब डबल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करनी होगी, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में गैप जो है वो काफ़ी कम है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे आप जाया मत होने दीजिए। हर वो चीज़ कीजिए जो ज़रूरी है मेंस क्लियर करने के लिए भी। दूसरी तरफ बात करें उन लोगों की जिन्होंने अपना बेस्ट दिया, बहुत मेहनत की, लेकिन बावजूद इसके एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ और मार्क्स कम बन रहे हैं। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं। हर साल बहुत बार मैं ऐसा देखता हूं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ये दिन ख़राब निकलता है या फिर जो भी है अल्टीमेटली है। तो देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ही क्लियर तो 10,000 लोगों का ही होगा। सीट्स के हिसाब से बात करें तो बहुत सारे लोग तो हमेशा रह ही जाएंगे। बट जो देखो आप आज महसूस कर रहे हो ना, सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा महसूस कर चुका हूँ। मैं भी आपके इस दौर से गुजर चुका हूँ। बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि स्ट्रोंग बन के रैशनली आप सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, आगे क्या करना है। ज़्यादा सोचिए मत, दिमाग से सोचिए कि आगे क्या करना है, क्योंकि हर एक एस्पायरेंट की सिचुएशन ना अलग है। इतनी सारी मेल्स पढ़ने को मिलती हैं तो हर एक एस्पायरेंट की सिचुएशन अलग है। किसको फाइनेंशियल कंडीशन की दिक्कत है, किसी को पेरेंट्स का प्रेशर है। सिचुएशन देखो बेशक अलग अलग हो, डिफ़िकल्टीज भी हो सकता है कि अलग अलग हों, लेकिन सॉल्यूशन सेम है। अगर देखो इतनी तैयारी करी है और अटेम्प्ट बाकी हैं तो हथियार गिराने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। सॉल्यूशन निकल सकता है हर एक चीज़ का। अगर फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो, और अटेम्प्ट्स भी हो गए हैं, 3 अच्छे खासे अटेम्प्ट हो गए हैं, 2 या 3 तैयारी भी हो गई है एक बार के लिए सारी, सिर्फ रिवाइज़ करना है, तो आप साइड बाय साइड जॉब ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन सबको ये एडवाइस नहीं है। जॉब ज्वाइन, साइड बाय साइड जॉब ज्वाइन करने की एडवाइस भी उसी को है जिसको फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी ख़राब है, जिसकी तैयारी संपूर्ण हो चुकी है। सबको नहीं है ये एडवाइस। मतलब मेरा कहने का ये है, आपको देखो रैशनली सिचुएशन को एनालाइज करना होगा कि क्या आपके सामने सिचुएशन है और कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पेपर ख़राब हुआ उसके बाद का जो समय होता है ना, बहुत ज़्यादा जोश का समय होता है। अक्सर हम ये गलती कर देते हैं कि उस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। 1-2 महीने वेस्ट कर दिए प्री के बाद में, तो ऐसा मत कीजिएगा बिल्कुल भी। बात करें आज के एडिटोरियल की, आज देखो 2 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल से देखो वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए प्री में, आपने देखा होगा। 9 अक्टूबर को यानी सैटरडे को हमने फेडरलिज्म से संबंधित एक आर्टिकल इतना ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया था, तो उससे क्वेश्चन आया फेडरलिज्म की कंडीशन। उसके अलावा राइट टू प्राइवेसी हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं। राइट टू प्राइवेसी कौन से फंडामेंटल राइट में आता है। सेकुलरिज्म जब हमने डिस्कस किया था तो हमने डिस्कस किया था कि सेकुलर जो वर्ड है वो बाद में ऐड किया गया, सेकुलरिज्म से संबंधित क्वेश्चन है। मतलब एडिटोरियल से देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आए। एडिटोरियल से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। और आजकल यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस में यूँ नहीं कहेंगे कि हाँ पूरी तरह से कंसेप्ट्स पर ज़्यादा फोकस करने लगी है। मिक्स्ड सा पेपर रह रहा है यूपीएससी का। फैक्चुअल बहुत पूछ रही है कई क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस में कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है एडिटोरियल से, तो एडिटोरियल का फ़ायदा सिर्फ मेंस में नहीं होता, प्री में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एडिटोरियल को आप प्री के पर्सपेक्टिव से भी हमेशा देखा कीजिए, ताकि पॉलिटी के, इकोनॉमी के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ना खास करके, वो आपके बिल्कुल भी गलत ना हों। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो कि एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ आपने गलती की, ताकि कम से कम आप थोड़ा सा कन्फेस कर सको, रियलाइज़ कर सको। लिखते हैं ना तो कन्फेस हो जाता है, रियलाइज़ भी हो जाता है कि मैंने यहाँ पर गलती की, ताकि अगले साल उस गलती से आप निपट सको, वो गलती रिपीट ना हो और बाकी लोग भी आपकी गलती से सीख सकें। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। 2 इश्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ताइवान से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इससे पहले कि हम आज का इशू डिस्कस करें, आपको ताइवान का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ताइवान का इतिहास क्या है। तो जल्दी से हम ब्रीफ में ताइवान का इतिहास जानते हैं,
ताकि आज का जो इशू है वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। देखो, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, चाइना में सिविल वार फिर से स्टार्ट हो जाता है। सिविल वार चलता है दो पार्टीज के बीच। एक तरफ KMT यानी कुमिंटांग जो अपने आप को नेशनलिस्ट कहते थे, और दूसरी तरफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन प्राप्त था USSR का, क्योंकि देखो USSR में भी उस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तो इसी वजह से USSR चाइना के सिविल वार में समर्थन दे रहा था चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को, और दूसरी तरफ KMT को समर्थन प्राप्त था UK का, USA का, इन देशों का। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे माओ जेडोंग, और KMT को लीड कर रहे थे चियांग कई शेक। यहां पर देखो, चियांग कई शेक लीड कर रहे थे KMT को, यानी नेशनलिस्ट को। इन दोनों पार्टीज के बीच की लड़ाई को जीत लिया जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा 1949 में। तो होता क्या है, KMT के लीडर चियांग कई शेक अपने फॉलोअर्स के साथ भाग जाते हैं इस छोटे से आइलैंड पर। यहां पे देखो, चाइना के नज़दीक ये जो छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पर KMT के लीडर चियांग कई शेक अपने फॉलोअर्स के साथ भाग जाते हैं और एक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करते हैं। वो कहते हैं हम रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, यानी ROC हैं। जबकि 1949 में मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का कब्जा हो जाता है, तो वो कहते हैं हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, यानी PRC हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है मेनलैंड चाइना में, ये कहते हैं हम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैं, PRC हैं। जबकि KMT के लीडर चियांग कई शेक वो भागकर अपनी जान बचाते हैं ताइवान में। वो कहते हैं असली चाइना हम हैं, हमारी गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, लेकिन मेनलैंड चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट नहीं है। तो शुरुआत में क्या होता है, USA, UK ये सब देश ताइवान को ही असली चाइना मानते हैं, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को असली चाइना मानते हैं काफ़ी सालों तक USA और USA के अलाई कंट्रीज। क्योंकि देखो, साफ तौर पे आप इंटरलिंक कीजिए, मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और जबकि उस समय कोल्ड वार चल रहा था, एक तरफ लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के बीच और दूसरी तरफ कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी के बीच। USSR में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, और USA और उसके अलाई कंट्रीज नहीं चाहते थे कहीं भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक प्रकार से USA और उनके अलाई कंट्रीज की दुश्मन हुआ करती थी। इसी वजह से USA और उसके अलाई कंट्रीज मानते थे ये छोटा सा जो ताइवान में गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, और ये असली चाइना है, मेनलैंड चाइना असली चाइना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हालात चेंज होते हैं। वियतनाम वार स्टार्ट होता है 1950s में और 60s में। वियतनाम वार में USA को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। USA को एक बात समझ में आ जाती है, अगर एशियन रीजन में डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना है तो मेनलैंड जो चाइना है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। मेनलैंड चाइना के साथ संबंध इंप्रूव करने ही होंगे। और तब तक क्या हो जाता है, मेनलैंड चाइना यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और USSR के बीच भी डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि USSR ने काफ़ी मदद की थी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को, लेकिन फिर भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं और रिलेशंस खराब हो जाते हैं USSR और PRC के। PRC मतलब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी मेनलैंड चाइना। तो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए USA के राष्ट्रपति 1971 में विजिट करते हैं मेनलैंड चाइना में, और रिश्ते इंप्रूव होते हैं। बाद में USA के द्वारा यह स्वीकार कर लिया जाता है कि जो ये मेनलैंड चाइना है वही असली चाइना है। USA चाइना की वन चाइना पॉलिसी को भी अडोप्ट कर लेता है। वन चाइना पॉलिसी मतलब USA स्वीकार करता है चाइना का क्लेम है ताइवान पर। तो इस प्रकार से आपने समझा 1979 में USA इस बात को मान लेता है कि मेनलैंड चाइना में जो PRC की गवर्नमेंट है वही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वही असली यानी हकदार गवर्नमेंट है चाइना की। और ताइवान के साथ USA ने जो म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की थी उसे भी USA रद्द कर देता है। यानी USA ने 1979 में वन चाइना पॉलिसी को अपना लिया, और इससे पहले 1979 से पहले ताइवान के साथ मिनिस्ट्रियल लेवल पर या फिर ऑफिशियल लेवल पर जो भी बातचीत होती थी उसे ख़त्म कर दिया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि देखो, जब 1979 में USA ने वन चाइना पॉलिसी को मान लिया और ये भी मान लिया कि मेनलैंड चाइना में जो PRC की गवर्नमेंट है वही असली चाइना की गवर्नमेंट है, वही लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो इसके बाद मेनलैंड चाइना ने, जिसे आप नॉर्मली चाइना ही कहते हो,
तो मेनलैंड चाइना ने ताइवान के ऊपर अपनी फोर्सेस भेज के ताइवान के ऊपर कब्जा क्यों नहीं कर लिया? इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। देखो, बेशक यूएसए ने 1979 में अपनी ताइवान के साथ साइन हुई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी को रद्द कर दिया हो, लेकिन यूएसए ये ओरली बोलता जरूर है कि ताइवान के प्रति हमारी कमिटमेंट है, ताइवान की सुरक्षा हम करेंगे, ताइवान का डिफेंस हम करेंगे, ताइवान के डिफेंस को कभी भी खतरा होता है तो हम सामने आएंगे। ये बातें यूएसए ओरली जरूर बोलता है। आपके मन में अब ये आया होगा, यार ये यूएसए भी क्या है, जबान से तो ये बोलता है कि हम ताइवान की सुरक्षा करेंगे, ताइवान के डिफेंस को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ट्रीटी जो थी ताइवान के साथ वो ट्रीटी तो रद्द कर दी। तो ऐसा क्या करता है यूएसए? यूएसए की जो पॉलिसी है वो तो क्लियर नहीं है ना। आपको ये लगा होगा, जी हाँ, बिल्कुल सही। यूएसए की जो ये पॉलिसी है ना, इसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी मतलब यूएसए ने डिफेंस ट्रीटी तो रद्द कर दी 1979 में ताइवान के साथ में, बट बोलता रहता है कि हम ताइवान की सुरक्षा के प्रति हमारी कमिटमेंट है। तो यूएसए की इस स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी की जो पॉलिसी है, इसी की वजह से चाइना ने अभी तक ताइवान के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि चाइना को भी डर लगता था अभी तक कि अगर हम ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे, कब्जा करेंगे, तो यूएसए बीच में आ जाएगा, हमारा यूएसए के साथ युद्ध स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, चलो ये बात तो ठीक है कि यूएसए की वजह से चाइना ने अभी तक ताइवान के ऊपर अटैक नहीं किया, बट क्या चाइना हाथ पर हाथ धरा बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा ताइवान को हासिल करने के लिए? इसका आंसर है नो। चाइना देखो ताइवान को हासिल करना चाहता है और इसके लिए चाइना बहुत कोशिश कर रहा है। चाइना ने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई हुई है ताइवान को चाइना में मिलाने के लिए। ये क्या है कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी? पहले कैरेट की बात करते हैं। कैरेट क्या है? कैरेट देखो ये है, चाइना ने ना ताइवान को लालच दिया था शुरुआत से ही, अगर ताइवान चाइना के अंदर शामिल हो जाता है तो हम ताइवान को ऑटोनमी देंगे। ऑटोनमी मतलब जैसा सिस्टम हांगकांग में किया था ना चाइना ने, वन कंट्री टू सिस्टम, मतलब हांगकांग अभी चाइना का पार्ट तो है, 1997 से पहले हांगकांग चाइना का पार्ट नहीं था, यूके का पार्ट था, लेकिन 1997 में यूके ने हांगकांग को चाइना को सौंप दिया। उसके बाद हांगकांग में वन कंट्री टू सिस्टम लागू हो गया। वन कंट्री टू सिस्टम मतलब देश तो एक ही चाइना, लेकिन हांगकांग में पॉलिटिकल सिस्टम अलग जो मेनलैंड चाइना में है, हांगकांग में जुडिशियल सिस्टम अलग एज कंपेरिजन टू चाइना में जो जुडिशियल सिस्टम है। अब आपके मन में आया होगा, देखो चाइना तो इतनी सारी एट्रोसिटीज कर रहा है हांगकांग में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दबा रहा है। ये बात बिल्कुल सच है, इसीलिए तो चाइना ने ये जो लालच दिया था ना ताइवान को, अब ताइवान के लोग इस लालच को समझ गए हैं कि चाइना जो हमें बोला करता था कि हम अगर आप चाइना में मिल जाते हो तो आपको ऑटोनमी देंगे हांगकांग की तरह, अब ताइवान के लोगों को समझ में आ गया है कुछ नहीं है, ये ट्रैप है। एक बार अगर ताइवान चाइना का पार्ट बन गया तो जैसे चाइना हांगकांग को दबा रहा है, उसी प्रकार से चाइना ताइवान को भी दबाएगा। ये बात अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम स्टिक जान लेते हैं। चाइना की ताइवान की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी में स्टिक क्या है? स्टिक है चाइना की इकोनॉमी। देखो 1978 में चाइना में एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे, जैसे इंडिया में 1991 में आए। तो उसके बाद से ही ताइवान के बिजनेसमैन ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है चाइना में। यहाँ पर देखो 1991 से लेकर 2020 के बीच ताइवान के लोगों ने चाइना में जो इन्वेस्टमेंट करके रखी है वो है $188.5 बिलियन। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखी है ताइवान के बिजनेसमैन ने चाइना में, जबकि चाइना ने ताइवान में जो इन्वेस्टमेंट की है ना वो बहुत कम है, $2.4 बिलियन। ताइवान और चाइना के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो देखो $150 बिलियन का है एक साल में, जो कि ताइवान की जीडीपी का 15% है। तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है ताइवान चाइना के ऊपर, जिसका फ़ायदा चाइना उठाना चाहता है। चाइना इसे वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, धमकी एक प्रकार से देना चाहता है ताइवान के बिजनेसमैन को कि देखो अगर ताइवान चाइना में नहीं मिलता है तो हम कुछ ऐसा स्टेप लेंगे जिससे आपकी जो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट है चाइना में वो खतरे में पड़ जाएगी। तो इससे डर के कम से कम चाइना के जो लोग हैं वो चाइना में शामिल होने की अपनी ओपिनियन रखें, ऐसा चाइना चाहता है। डर दिखा के ताइवान को शामिल करना चाहता है चाइना अपने आप में। और सिर्फ देखो बात इकोनॉमिक
वेपन की नहीं है बल्कि मिलिट्री वेपन की है। अब उसकी बात करते हैं हम। चाइना की जो मिलिट्री है ना, अब यूएसए को अगर छोड़ दें तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। तो चाइना समय समय पर अपनी जो मिलिट्री की पावर है ना, वो भी ताइवान को दिखाता रहता है। कैसे? कई बार देखो चाइना अपनी सबमरीन्स भेज देता है ताइवान स्ट्रेट में, यानी यहाँ पे। कई बार चाइना अपने एयरक्राफ्ट भेज देता है जो कि ताइवान के एयर डिफेंस को वायलेट करते हैं। ये चीज़ें करके चाइना एक प्रकार से ताइवान को डराना चाहता है कि शांतिपूर्वक हमारे साथ मिल जाओ, आप हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। समझ गए? तो इस प्रकार से हमने ये पूरी कहानी समझ ली। अब थोड़ा बहुत जो हाल फिलहाल में हुआ है ना, उसकी बात कर लेते हैं। भाई आज ये आर्टिकल क्यों पब्लिश हो रहा है, क्या हुआ है हाल फिलहाल में? देखो ताइवान में ना दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक तो केएमटी, ये तो पहले भी थी, जब ताइवान बना था 1949 में, तब से लेके अभी तक ये पॉलिटिकल पार्टी है। एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ये जो केएमटी वाले हैं ना, इनका जो स्टैंड है चाइना के प्रति सॉफ्ट है। ये केएमटी वाले वन चाइना में विश्वास रखते हैं, चाइना के यूनिफिकेशन में विश्वास रखते हैं। लेकिन डीपीपी वाले हैं ना, ये इंडिपेंडेंस में विश्वास रखते हैं। ये चाहते हैं कि ताइवान जो है अलग से देश बने, अब चाइना के साथ यूनिफाई ना हो। 2016 के बाद से ही डीपीपी पॉलिटिकल पार्टी ताइवान में सत्ता में है। पहले डीपीपी का प्रेसिडेंट बना 2016 में, और उसके बाद 2020 में फिर से इलेक्शंस हुए, तो यही विन जो है, साई विन, ये फिर से प्रेसिडेंट बनी। गलवान वैली की जब घटना हुई थी तो उस समय भगवान राम ड्रैगन को तीर मार रहे हैं, ऐसी तस्वीर इन्होंने शेयर की थी जो इंडिया में काफ़ी वायरल हुई थी। तो ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तो 2020 में जब इनका री इलेक्शन हुआ ना साई विन का, उसके बाद चाइना और भी एग्रेसिव हो गया। चाइना इकोनॉमिक प्रेशर लगा रहा है, मिलिट्री थ्रेट लगा रहा है, दूसरा हांगकांग पर भी एट्रोसिटीज कर रहा है। तो ताइवान के जो लोग हैं ना, अब इंडिपेंडेंस चाहते हैं ज़्यादातर। वो चाइना के साथ यूनिफाई नहीं होना चाहते। उन्हें लगता है जैसे चाइना हांगकांग को दबा रहा है वैसे ही हमें भी दबा देगा, हमारा चाइना के साथ कोई फ्यूचर नहीं है। यूएसए का लिंक बीच में देखो ये है, यूएसए की जो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी की जो पॉलिसी थी ना, वो तो चली आ ही रही थी। लेकिन ट्रंप जब राष्ट्रपति थे ना, तो ट्रंप के कार्यकाल में यूएसए के ऑफिशियल्स ऑफिशियली ताइवान के ऑफिशियल से मिलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मिनिस्ट्रियल लेवल की बातचीत भी स्टार्ट हो गई। तो अब बाइडेन जब राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया है। और एक खबर यह निकल के आई जिसके कारण यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट में, कि पिछले 1 साल से यूएसए के जो सोल्जर्स हैं वो ताइवान के सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे हैं अनअनाउंस्ड। यानी खबर अब निकल के आई है, जबकि पिछले 1 साल से यूएसए के सोल्जर्स ताइवान के अंदर हैं और वो ताइवान के सोल्जर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और यूएसए के एक जनरल ने तो ये तक कह दिया कि आने वाले 6 सालों के अंदर अंदर चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक कर सकता है, ताइवान पर कब्जा करने के लिए। और जिस दिन चाइना ने ताइवान के ऊपर कब्जा कर लिया ना, यूं समझ लीजिए यूएसए का सुपर पावर का जो स्टेटस है ना वो खत्म हो गया। चाइना ने यूएसए को रिप्लेस कर दिया है। इसीलिए यूएसए पूरी कोशिश कर रहा है कैसे ना कैसे करके ताइवान को सपोर्ट किया जा सके और हर एक उस पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट किया जा सके कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर अटैक करे। तो बस यही पूरा इशू है जो हमने डिटेल से डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एयर इंडिया की सेल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जेआरडी टाटा ने 1930s में एयर इंडिया को इस्टेब्लिश किया। जेआरडी टाटा को इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री का पायोनियर भी कहा जाता है। लेकिन देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद एयर इंडिया को सरकार ने नेशनलाइज कर लिया, यानी टाटा से एयर इंडिया को परचेज कर लिया। काफ़ी सालों तक एयर इंडिया सरकार चलाती रही। बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो 68 ईयर्स हो गए उस बात को जब एयर इंडिया नेशनलाइज हो गई थी। लेकिन देखो पिछले 20 सालों में ना एयर इंडिया को घाटा काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गए थे, ओवर स्टाफिंग हो गई है। जितना स्टाफ की आवश्यकता नहीं उससे ज़्यादा स्टाफ जो है एयर इंडिया में है। तो हर दिन 20 करोड़ का नुकसान एयर इंडिया को हो रहा था, जिसकी वजह से एयर इंडिया के ऊपर ना कर्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। नुकसान हो रहा है, कंपनी चल रही है तो घाटे की भरपाई कहाँ से करेंगे? लोन लेना पड़ेगा।
तो एयर इंडिया के ऊपर ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ का लोन था। चूंकि सरकारी कंपनी थी, मतलब टोटली हिस्सेदारी सरकार के पास थी, तो सरकार को इसमें पैसे डालने पड़ते थे। अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? आप देते हो। आपने कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया तो सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। आपने कोई कोर्स परचेज़ किया तो उससे भी सरकार आपसे जीएसटी वसूलती है। तो मतलब आपकी जेब से पैसा जा रहा था एयर इंडिया के ऑपरेशंस को सरवाइव रखने के लिए, मतलब ये इंश्योर करने के लिए कि एयर इंडिया ऑपरेशन चलाती रहे, वो आपके जेब से पैसा जा रहा था। बट सरकार को काफ़ी पहले ही ये समझ में आ गया था कि एयर इंडिया को हम पैसा दे रहे हैं ताकि एयर इंडिया ऑपरेशन चला सके। इससे अच्छा तो ये है ना कि उस पैसे का हम किसी सोशल सेक्टर में इस्तेमाल करें, किसी और स्ट्रेटेजिक सेक्टर में इस्तेमाल करें और इसे बेच दें। तो काफ़ी समय से सरकार कोशिश तो कर रही थी, लेकिन इसी बीच कोविड-19 आ गया तो और भी ज़्यादा घाटा बढ़ गया एयर इंडिया का। अब जाके सरकार ने फाइनली एयर इंडिया को बेच दिया है। किसे? टाटा को ही। मतलब शुरुआत में टाटा ने ही एयर इंडिया को इस्टेब्लिश किया था। अब 68 सालों के बाद टाटा ने फिर से एयर इंडिया को सरकार से परचेज कर लिया है। कितने में? 18,000 करोड़ में। 15,300 करोड़ का तो देखो जो कर्ज है एयर इंडिया के ऊपर, वो टाटा ने अभी बोला है कि वो अब हमारे सर पे आ जाएगा। यानी टोटल जितना कर्ज है ना, उसमें से 15,300 करोड़ का कर्ज अब हम लौटाएंगे, ऐसा टाटा ने बोला है। बिल्कुल स्पेसिफिकली बात करें तो टाटा सन की एक सब्सिडरी कंपनी है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने परचेज किया है एयर इंडिया को। तो 15,300 करोड़ का तो कर्ज अब अपने सर ले लिया टेलिस ने, और इसके अलावा 2,700 करोड़ रुपए सरकार को कैश दे दिए। टोटल हो गए 18,000 करोड़। तो इसके बदले में अब हो गई एयर इंडिया टाटा की, यानी टाटा की जो सब्सिडरी कंपनी है ना टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, उसकी। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये तो पक्का आया होगा कि टोटल तो एयर इंडिया के ऊपर 60,000 करोड़ का कर्ज था, तो बाकी कहाँ पे जाएगा? बैंकों से एयर इंडिया ने लोन ले रखा था, अब इसको कौन चुकाएगा? अब देखो, कुछ सरकार पे कर देगी, कुछ सरकार माफ़ कर देगी, यानी बैंकों को बोल देगी कि राइट ऑफ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, अब गई एयर इंडिया तो हमारे हाथ से, अब टाटा की है तो इसे छोड़ दीजिए आप इतने कर्ज को। सरकार ने अभी बोला है कि ऑलमोस्ट 30,000 का जो कर्ज है वो राइट ऑफ कर दिया जाएगा बैंकों के द्वारा। अब बात करें टाटा की। देखो, टाटा की ऑलरेडी एयर एशिया इंडिया में हिस्सेदारी है। एयर एशिया इंडिया एक एयरलाइन जो इंडिया में ऑपरेशन चला रही है ना, उसमें टाटा की ऑलमोस्ट 86% हिस्सेदारी है। एक और कंपनी है विस्तारा, विस्तारा में भी टाटा की हिस्सेदारी है। कितनी? 51% के आसपास। तो दो एयरलाइंस में ऑलरेडी टाटा सन्स की हिस्सेदारी है। अब ये तीसरी कंपनी होगी जो टाटा के हाथ में होगी पूरी तरह से। मतलब एयर एशिया इंडिया और विस्तारा, ये तो जो इंडिया में ऑपरेशन चलाती हैं, ये पूरी तरह से टाटा के हाथ में नहीं है, टाटा की हिस्सेदारी है, लेकिन ये एयर इंडिया तो पूरी तरह से टाटा के हाथ में रहेगी। अब टाटास को देखो फायदा होगा इससे। 3 एयरलाइंस में टाटा की हिस्सेदारी होगी, तो फिर तीनों के बीच में सिनर्जीज अगर इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो कंबाइंड शेयर टाटास का एयरलाइंस की इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। एयर इंडिया के पास देखो 3,000 लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स थे। 55 ओवरसीज डेस्टिनेशंस पर एयर इंडिया ऑपरेशन चलाती थी। तो जिस एयरलाइन में टाटा की हिस्सेदारी है ना, मिला के अब टोटल शेयर जो है डोमेस्टिक ट्रैफिक में वो 27% हो जाएगा। यानी एयर इंडिया प्लस में विस्तारा इंडिया प्लस में एयर एशिया इंडिया, तीनों का डोमेस्टिक ट्रैफिक में शेयर हो जाएगा 27%। टॉप पर कौन है? टॉप पर है इंडिगो गो, इनका शेयर इंडिया की डोमेस्टिक ट्रैफिक में है 30%। कुल मिलाकर देखो, इससे दोनों को फायदा होगा। सरकार को यह फायदा होगा क्योंकि इतना ज़्यादा घाटा हो रहा था, और ज़्यादातर जो मेजर कंट्रीज़ है ना, वहाँ पर जो एयरलाइन है वो सरकार के पास नहीं है। जैसे यूएस जैसे देश है, वहाँ पे एयरलाइन सभी प्राइवेट हैं, सरकारी एयरलाइन नहीं है। तो इंडिया ने भी अब जाके एयर इंडिया को बेचा है, तो ये सही स्टेप है। जो लोग अभी एयर इंडिया में काम करते हैं उनके बारे में भी सरकार ने सोचा। अभी जो डील साइन हुई है ना, डील साइन होने के 1 साल के अंदर अंदर तो जो टाटा है यानी टेलिस है, ये जिन्होंने परचेज किया है एयर इंडिया को, ये एयर इंडिया के एम्प्लॉय को हटा नहीं सकते कम से कम 1 साल तक। तो उसके बाद देखना पड़ेगा टेलिस को कि वो एम्प्लॉयज़ को हटाते हैं या फिर अच्छे से उन्हें यूटिलाइज करते हैं। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। अब क्वेश्चन देखो प्राइवेटाइजेशन से संबंधित आ सकता है।
ये कुछ पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे अगर कोई कंपनी प्राइवेटाइज हो जाती है तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट को घाटा उठा रही थी, घाटा उठाना अब गवर्नमेंट बंद कर देगी। एयर इंडिया का केस ले लीजिए। और गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं रहती, प्राइवेट कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ता है प्राइवेटाइजेशन से। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, क्वालिटी एक्सपीरियंस ज़्यादा आता है, प्राइवेट कंपनीज ज़्यादा अच्छे से ऑपरेशंस चला सकती हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो आप लिख सकते हो। नुकसान भी होते हैं प्राइवेटाइजेशन से। जैसे देखो, प्राइवेट कंपनीज तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे काम करती हैं। सरकार तो एम्प्लॉयज़ का भी सोचती है, सोशल जस्टिस का भी सोचती है। और अगर कोई कंपनी सरकारी है तो मुसीबत के समय सरकार उस कंपनी का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे एयर इंडिया का इस्तेमाल सरकार हमेशा करती थी। जब भी कोई मिशन चलाना पड़ता था, इंडियंस को लाना पड़ता था, वंदे भारत मिशन। हालांकि अभी सरकार बोल सकती है दूसरी प्राइवेट कंपनीज को कि आप भेजिए दूसरे देशों में फंसे जो भारतीय हैं उन्हें लाने के लिए। सरकार जब देखो ऑपरेशंस चलाती है तो सरकार ये भी देखती है कि देश के हर हिस्से में डेवलपमेंट आनी चाहिए। जैसे छोटे छोटे शहरों में भी सरकार ने एयरपोर्ट खोल रखे हैं। कमाई नहीं है फिर भी वो चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो रही है इससे। शायद प्राइवेट कंपनीज इस पे ध्यान नहीं देती, तो इन पे आप एक बार नज़र डाल सकते हो। प्राइवेटाइजेशन के नुकसान भी होते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एयर इंडिया से संबंधित।